नमस्कार, बदनगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। ना जाने कितने इंटरव्यूज आज तक मैंने किए होंगे, लेकिन आज ये इंटरव्यू मुझे और आप सभी को गौरव से भर देगा। 7 गोली एक पैर में, दूसरे पैर में 2, पेट में 2। ये भारत माता का लाल फिर भी नहीं झुका, फौलाद है। मेरे साथ है मधुसूदन सुरवे साहब, 21 SF पैरा कमांडो मिलिटो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। खास करके बतनगढ़ टीवी के सभी देखने वाले दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और जय हिंद करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आप हमारे घर में आए और इतने बड़े मंच पर हमें बुलाया, आपका स्वागत है, आपका आभार है। सुरवे साहब, आप फौलाद है, 11 गोली लगी हुई है, दुश्मनों को फिर भी नहीं छोड़ूंगा, मौत को मात दी है आपने। हाँ, ये तो सर हर फौजी का एक कर्तव्य बनता है। जब हम वर्दी पहनते हैं तो मेरा ही नहीं, जो भी जितने भी वर्दी पहनी है सभी का एक कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने इस तिरंगे के प्रति, क्योंकि ये देश है इसलिए हम हैं। इस मिट्टी में हमने जब जन्म लिया है तो हमारा भी फर्ज है कि इस मिट्टी का कर्ज हमको चुकाना है। तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो फौज जो है वो 3 बातों पे लड़ती है और जीती है। वो 3 बातों को, नाम, नमक और निशान, ये 3 मूल तत्व हमारे होते हैं और इसीलिए हम हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हैं। आपके जैसे भारत के लाल हो तो क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि हमारा कर्तव्य और वैसे ही अपने देशवासियों का कर्तव्य, हमारा काम है बॉर्डर पे सुरक्षा देना और आप सभी का काम है अपने देश को मजबूत बनाना। सुबह साहब, वैसे तो लाखों लोग जानते हैं कि आपने क्या कीर्ति स्थापित की है, फिर भी संक्षेप में ब्रीफली बताएं कि उस दिन और उस घड़ी हुआ क्या था। एक्चुअली मैं अपने थोड़े से और बैकग्राउंड में चला जाता हूं। जहां से मैं आता हूं, जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव की थोड़ी सी आपको शॉर्ट में एक हिस्ट्री बताता हूं। मेरा गांव जहां पे रत्नागिरी के अंदर खेड़ तालुका है और खेड़ तालुका में शिवतर गांव है और इस गांव में पहला और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 234 जवान जो है देश के काम आए थे। और इससे पहले मेरे घर की आपको मैं बता दूं कि मेरे परदादा अंग्रेजों के सेना में थे, उसके बाद मेरे दादाजी भारतीय सेना में थे, मेरे 4 चाचा भारतीय सेना में थे और 4 चाचाओं के हम 7 भाई भारतीय सेना में हैं। और इतना बड़ा बैकग्राउंड हमारे पास होने के बावजूद हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव चाहता है, आज भी मेरे गांव का हर एक घर के 1 या 2 बंदे भारतीय सेना में हैं। वैसे ही मेरे वाइफ के उधर के अगर देखोगे तो उनका भी पूरा जो खानदान है, पूरा तमाम जो जितने भी उनके चाचा, उनके दादा परदादा, वो भी भारतीय सेना में हैं। और जब ऐसे गांव में जब हम पैदा होते तो लगता है कि एक्चुअल में मैं पावन हो गया हूं ऐसी धरती पर जन्म लेके। और उसके बाद एक उम्मीद सी लगती है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं। तो फिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे और पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद उनको गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद मुझे मेरे मम्मी ने बड़ा किया, मेरे मामा जी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद जब मैं अपना स्कूल का एग्जाम दे रहा था तभी तक मुझे एक इंटरव्यू का कॉल लेटर आया और उस कॉल लेटर को मेरी मम्मी, क्योंकि मैं गांव में था, वहां से लेके मुझे वो मुंबई आ गई और मुंबई में आके मैं कुलाबा में भर्ती हुआ। मराठा लाइट इन्फेंट्री में मैं 9 महीने 9 दिन की ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं चला गया स्पेशल फोर्सेस के लिए, क्योंकि मुझे कुछ और अलग सा करना था। क्योंकि जब कमांडो का जब नाम सुना था, क्योंकि बेलगाम के बगल में ही कमांडो विंग है और उन कमांडोज को जब देखता था तब लगता था कि ऐसा कुछ करना है कि जो देश अपना नाम करे। और जो भी कमांडो यानी कि घातक, जो आज घातक से नाम से जाना जाता है, ऐसे जो कमांडो बनने की एक उम्मीद थी। और फिर मैं मेरी सब पहले पोस्टिंग हुई कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में जाने के बाद मैं वॉलेंटियर हुआ प्यारा स्पेशल फोर्सेस के लिए और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए आया हिमाचल प्रदेश नाहन में। और वहां पे मैंने मैरून कैप यानी कि स्पेशल फोर्सेस का एक टैग है मैरून कैप, और ये अपने छाती के ऊपर लगा हुआ ये बैच है बलिदान का। जो बलिदान अपनी छाती पे लगाता है या मैरून कैप अपने सिर पे चढ़ाता है, उसके आगे उनको जीतने के लिए कुछ नहीं है।
और ये बलिदान की जब हम शपथ लेते हैं, उसके बाद हम तो यही चाहते हैं कि तिरंगा और इस बलिदान के आगे कुछ है ही नहीं। और फिर ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद इतनी हार्ड ट्रेनिंग करी है हमने कि बाकी की फौज भी ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग तो सभी की हार्ड होती है, मगर जो स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो सबसे आले दर्जे की ट्रेनिंग है। आज भारत में अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान में देखोगे, आले दर्जे की जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल फोर्सेस की होती है, चाहे कोई भी स्पेशल फोर्सेस हो। और ऊपर से मैं जिस स्पेशल फोर्सेस का एक हिस्सा बना हूं, मेरे यूनिट का नाम है वाग्नक 21 पैरा स्पेशल फोर्स, जो आज तमाम देश के अंदर एक नंबर पे जो मेरा यूनिट चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतनी काबिलियत, हम हमारे जो सीओ साहब थे या हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे, हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने ऐसी हमारा बेस बनाया है। तो आज भी, कल परसों भी अगर आपने देखा होगा 26 जनवरी में, तो गैलेंट्री अवार्ड, सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड जो है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को मिले हैं। और उसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य गाडगे साहब को एक शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं, और उनके साथ और 4 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। तो ये कुछ तो काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जिस हालात में हमारे यूनिट को जोड़ के आए थे, उससे डबल, उससे अच्छा जो रिजल्ट अभी भारतीय सेना में जो है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस दे रही है। और ऐसे यूनिट का जब मैं हिस्सा होता हूं, या हमने जो छोड़े हुए जो बच्चे हैं आज इस लेवल में पहुंचे हैं कि हमारा बोलते ना, छाती गर्व से ऊंची होती है, तनती है। और इसके पीछे जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर हो या हमारे परिवार का कोई हिस्सा हो जो हमको पीछे से सपोर्ट करता है, ऐसे में ऐसा लगता है कि सही में हमने जो किया वो बहुत कम था। क्योंकि आज की जब हालात हम देखते हैं तो लगता है कि सही में आज भी अगर मैं इसी हालात में हूं, क्योंकि एक ऑपरेशन में मुझे 11 बुलेट्स लगी है। जैसे अभी आपने पहले बताया कि एक पैर में, लेफ्ट पैर में 7 गोलियां, राइट पैर में 2 गोलियां, 2 गोलियां पेट के अंदर, आंतड़ियां बाहर। ऐसे में सारी रात जंगल में निकालनी पड़ी, और ऐसे जंगल में निकलने के बाद हमने 37 आतंकवादियों को यमलोक पहुंचाया। उनको उनका मारकर हमने, हमारी जो टारगेट था, हमने वो फतेह हासिल कर ली, हमने वो विजय हासिल कर ली। आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन कैसे होते हैं, जो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो भी जवान हैं वो ऑपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला हमने ऑपरेशन किया था राइनो आसाम में, उसके बाद किया था ऑर्चिड नागालैंड में, उसके बाद किया था ऑपरेशन हिफाजत 1 मणिपुर में, उसके बाद हमने ऑपरेशन किया था जम्मू एंड कश्मीर में रक्षक, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था कारगिल, कारगिल के बाद ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम के बाद दोबारा हम आ गए ऑपरेशन हिफाजत 2 के लिए, और हिफाजत 2 में मुझे गोलियां लगी थी। आपको एक बात बता दूं कि तोलोलिंग जैसी पहाड़ी, कारगिल की लड़ाई और तोलोलिंग जैसी पहाड़ी 19,000 फीट के ऊपर जाकर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं थे कि हम नीचे से चढ़ रहे हैं, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपने ऊंचे चोटियों के ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर से हमको वो टारगेट बना रहा है। NH1 जो श्रीनगर से लेके लेह तक जाता है वो रास्ता, उसको, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब डालते थे, और ऊपर जाने वाली जितनी भी रसद थी, जो हमारा अम्यूनिशन हो या हमारा जो भी सिविलियंस है उनके लिए जो राशन जाता है, वो उन्होंने कटअप कर दिया था। उनको लगता था, जनरल परवेज मुशर्रफ उस टाइम उनके जनरल थे और वो आर्मी चीफ भी थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ का एक टारगेट था कि अगर हम श्रीनगर के ऊपर वाला जो हिस्सा अगर काट दे, और वो फिर हम अगर उनको रसद नहीं मिलेगी तो वो अपने आप अपने पाकिस्तान में आके जमा हो जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना का मनोबल इतना मजबूत था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमारे पास सामान कमी था, क्योंकि अचानक ये लड़ाई लग गई थी, और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो ऊपर से हमको आराम से देख सकते थे। हमारे पास ऐसा, जब आप नीचे से जाओगे तो अगर ऊपर बैठा हुआ जो भी बंदा है वो आपको आराम से देख सकता है, और वो 3 किलोमीटर से ऊपर अगर, क्योंकि 19,000 फीट की हाइट है, आराम से अगर बाइनोकुलर से अगर देखोगे तो आपको तमाम चीजें जो वहां से दिखाई दे रही थी। और ऐसे में भी हमने कभी उनका लड़ाई को छोड़ा नहीं। हम पीछे से, मतलब जैसी ही बर्फ पड़ती थी, हम बर्फ का सहारा लेके हम पाकिस्तान के उस तरफ पहुंचे और उनको बोलते थे कि आ जाओ, हमने आपका राशन लेके आए हैं, और फिर हम उनको मारते थे। और ऐसे में एक दिन ऐसा आया, 14 जुलाई की दिन ऐसा आया कि हमने उनके ऊपर फतेह हासिल करी, और तोलोलिंग जैसी ऊंची पहाड़ी जो है हमारे भारत के कब्जे में आई। उससे पहले टाइगर हिल हमारे भारत के कब्जे में आई थी।
और 0.4150 ये पहाड़ी थी। लगातार ये 3 जो पहाड़ियां है, कारगिल या द्रास, पंद्रास, मॉस्को वैली, इधर की जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये इतनी भयंकर ऐसी लड़ाई थी और उस माइनस में लड़ाई लड़ी गई थी। और जो भारतीय सेना का मनोबल था, बहुत आले दर्जे का मनोबल था। हमने बहुत से हमारे साथियों को वहां पे खोया है, लेकिन वो खोया तो है, मगर उससे हम एक सीख सीखी है कि इसके बाद दुश्मन को हमने कभी हमारे देश के अंदर, हमारी धरती के ऊपर उनको पैर रखने नहीं दिया। ये है हमारी उपलब्धि। और उसके बाद जब हमारा विजय हासिल हो गया, फिर हम आ गए जोराट में, क्योंकि हमारा बेस था जोराट में। जोराट से फिर शुरू हो जाती है ऑपरेशन हिफाजत 2। ऑपरेशन हिफाजत 2 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार 6 दिन चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचता हूं। कमांडिंग ऑफिसर हमें आदेश देते हैं, 20 आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं, अपने जाना है, अपने कितने कमांडो लेके जाओगे? मैं बोला साहब को, मैं 20 कमांडो बहुत हो गए, क्योंकि 20 है, हम तो 20 100 के लिए भारी है। तो 20 कमांडो को लेके मैं अपने ऑपरेशन में लिए निकल गया। बैटल लोड अपना पूरा युद्ध की सामग्री, राशन, आपका एम्यूनिशन, सोने का सामान, अपना पीने के लिए पानी, ये सब कुछ लेके हम अपने रास्ते के लिए तैयार हो गए। लगातार 6 दिन चलने के बाद हम वहां पे पहुंचे हैं। वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश, और 20 जून का वो दिन था। 20 जून को अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो उसको वटपौर्णिमा का दिन था वो। और ऐसे में हम वहां पे टारगेट पे पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अपने सभी कमांडो को मैं अपने अपने आड़ लेने के लिए बोल देता हूं। अपने हर कमांडो अपने पेड़ के पास आड़ लेके बैठ जाता है। उसके बाद बारिश होने की वजह से हम थोड़े से पंचू लेके बैठ जाते हैं, और तब तक सुबह फर्स्ट लाइट होती है। फर्स्ट लाइट मतलब 5 बज जाते हैं। 5 बजे ही उधर पूरा उजाला हो जाता है। और ऐसे में जब उधर के जितने भी आतंकवादी थे, आतंकवादियों ने क्या किया था कि एक महिला जितने भी थी, लेडीज थी, उनको अलग एक जगह पे किया था और जेंट्स को एक जगह पे किया था। और जैसे ही सुबह हो गई, फिर उनको जो प्राथमिक विधि होती है, उनकी जो शरीर की प्राथमिक विधि है, वो करने के लिए वो हर नाले में या उधर जो भी नदी थी वहां पे जाते थे। और ऐसे में जब हमने पूरी गिनती करी तो हमको कम से कम 50 या 55 के करीब हमको वो आतंकवादी की लिस्ट हमको मिली, क्योंकि हर बंदा बताता था मेरे इधर से 2 गए, मेरे इधर से 8 गए, मेरे इधर से 5 गए। और जितने भी वो नाले के ऊपर जाते थे, उनका हथियार जो है उन्होंने अपने पीठ के ऊपर लटका के रखा था। और ऐसे में जब हमको जब गिनती मिली, उसके बाद जब आके मिली तो तब तक 9, 10, 11 बज गए थे। और ऐसे में एक आतंकवादी ऊपर से आता है और एक घर की तरफ जाता है, और घर की तरफ जाता है, वापस उस घर से अपने लोकेशन में जाता है। वो उनका सेंट्री का काम करता है। जब मुझे ऐसा लगा कि ये इधर 2-3 बार इतने चक्कर मारी है, इसका कुछ ना कुछ मतलब आगे कोई टारगेट होगा उनका। तो फिर मैं क्राउलिंग करके उसके पीछे की तरफ जाता हूं तो मुझे एक घर में 3 फ्लैग दिखते हैं। और उस फ्लैग का मतलब था कि वहां पे 3 बड़े-बड़े आतंकवादी के लीडर है। और मैं क्राउलिंग करके वहां तक पहुंचता हूं तो देखता क्या है कि 3 आतंकवादी और उनके साथ 5 और उनके सहायक, ऐसे 8 बंदे उस घर के अंदर थे। तो मैं उसको वहां से तुरंत, क्योंकि मैं क्राउलिंग करके वहां तक पहुंचा था, मैं वापस यू टर्न किया और अपने लोकेशन में आ रहा था। तब तक एक आतंकवादी ऊपर से आता है और उस घर की तरफ जाता है। और जब मैं गया तो क्योंकि क्राउलिंग करके जा रहा था, पेट के बल जा रहा था, घिसटते तो एक रास्ता सा बन गया। तो मुझे तुरंत शक आ गया कि अगर इस आतंकवादी ने मुझे देख लिया, क्योंकि ये अगर अंडरग्रोथ में अगर उसने ये देख लिया, पता चल गया कि ये रास्ता कहां से बन गया अचानक, क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं उनका डेली का काम वही है कि इधर से उधर चलना, और एक ही रास्ते से चलते हैं, वो दूसरा रास्ता नहीं बनाते। तो मुझे शक हो गया कि अगर इसने मुझे देखा तो शायद ये मेरे ऊपर फायर करेगा। मैं यू टर्न किया और तुरंत उसके पीछे की तरफ गया। उसके पीछे के जाते जाते, क्योंकि उसने हुड पहना था, पंचू पहना था जी। और मैं उसके पीछे गया, मेरे कमर की कुकरी निकाली जी, और उसका मुंह दबाया और एक वार किया उसकी गर्दन के ऊपर। और ये नली जो है ना उसकी, हम ना कंठ बोलते हैं उसको, उस कंठ को मैंने काटा। काटने के बाद मतलब वो
तड़पने लगा और जोर से आवाज करने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज कर रहा था, तब तक मैंने क्या किया, उसको दूसरा एक मार दिया, एक मार दिया, क्योंकि आवाज करने के बाद इधर से जैसे ही वो आवाज करने की कोशिश कर रहा था तो ब्लड पूरा फवारे के साथ उसका ब्लड निकल गया और पूरा खून खून अपने बॉडी के ऊपर आ गया। फिर मैंने उसको एक और वार किया, उसका कान के नीचे वाली और नस काटी और उसको जमीन के ऊपर उल्टा घुमा दिया, कमर को उसको पैर लगाया और पूरा 2 मिनट तक तो वो बिल्कुल वो ठंडा नहीं पड़ा, मरा नहीं, तब तक उसको छोड़ा नहीं। और जब मरा पूरा ठंडा पड़ गया, मैं तुरंत अपने लोकेशन में आया और मैंने अपने साथियों को बोला मैंने एक को काटा है अभी, क्योंकि इसको देखने के लिए दोबारा 15-20 मिनट के बाद और कोई साथी उसका आएगा चेक करने के लिए, अभी तक अपने साथ कोई पहुंचा क्यों नहीं। तो अभी मैं इस घर के ऊपर जा रहा हूं और ग्रेनेड डालता हूं ताकि इसमें उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएंगे वहां से। फिर मैं वहां से अपने इधर आया लोकेशन में, अपने ग्रेनेड किए तैयार और क्राउलिंग करके दोबारा उस घर में पहुंचा और ग्रेनेड डाले। एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के साथ ही अंदर बैठे हुए जितने भी 8 के 8 कमांडर, उनके कमांडर्स के साथ उनके जो 5 सहायक थे सबके सब ढेर हो गए, उनका रेडियो इक्विपमेंट उनका ढेर हो गया, उनका अंदर से कमांड करने वाला कोई बचा नहीं। और ऐसे में भगदड़ सी मच गई और आतंकवादी जहां पे भी थे उनको लगा कुछ ना कुछ हुआ है और वो देखने के लिए उस घर की तरफ आने लगे। तब तक क्या किया, जो हमारा जो कमांडो आड़ लेके बैठा था, घात लगा के बैठा था, उन्होंने क्या किया, जिसको जो जो दिखता था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। एक गोली एक दुश्मन के हिसाब से मेरे पूरे कमांडो लड़ रहे थे और ऐसे में मौसम खराब होता है और दुश्मन को पता चल जाता है कि हमको शायद फौज ने घेरा हुआ है। तो ये पूरा माहौल चलता है, तब तक बादल आते हैं, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। और ऐसे में मेरे एक साथी को गोली लगती है, क्योंकि आतंकवादी जब फायर करते हैं वो कोई एम फायर नहीं करते, वो करते हैं अंधाधुंध फायर करेंगे, जिस आवाज में आते आवाज की तरफ टक 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 फायर करेंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो ऐसे में ही मेरे एक साथी को गोली लगी, उसके ईडी पे गोली लगी और उसने बोला सर मैं यहाँ पे गिरा हूं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मुझे कोई पता नहीं चला इस चीज का कि ये एक्चुअल में कौन से साइड में पड़ा हुआ है। तो फिर जैसे ही मौसम क्लियर हुआ मैंने उसको बोला कि तू मुझे इशारा कर दे ताकि मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। वो एक डबल टैप का एक इशारा किया उसने, टक टक की आवाज निकाली तो मुझे पता चला। मैं वहां पे उसके पास पहुंचा, उसको उठाया, उसको लेके मैं अपने लोकेशन में आ रहा था। तो आतंकवादी ने क्या किया, जो जिसको गोली मारी थी उसको मालूम था इसको उठाने के लिए कोई आएगा, उसने दोबारा उसके ऊपर फायर नहीं किया। जैसे ही मैं उसको उठाया और अपने लोकेशन में लेके आ रहा था, मेरा साथी मेरे कंधे पे था, उसने ऑटोमेटिक फायर किया, बर्स्ट किया और 7 गोलियां मेरे लेफ्ट पैर में लगी। पूरी गोलियां पैर निकाल के लेके गई, हड्डी पूरी निकाल के लेके गई। मैं तुरंत जमीन के ऊपर गिर गया और मेरा साथी जो था मेरे कंधे से निकल के नीचे जमीन के ऊपर गिर गया, नाले की तरफ चला गया। अगर जैसा नाले की तरफ जाता हूं मैं, गिरता हूं, मेरा पैर एक ऊपर की तरफ हो जाता है, तब तक उसने दूसरा ऑटोमेटिक फायर किया। 2 गोलियां राइट पैर में लगी, पूरा पैर मुड़ के कमर को ऊपर चिपक गया। उसको लगा अभी ये मर गया होगा, वो खड़ा हुआ, उसने तीसरा बर्स्ट निकाला, 2 गोलियां पेट में लगी, आतड़िया बाहर। अभी उसको लगा ये मर गया होगा पूरा दोबारा, और तो वो 5 फुट के ऊपर आ गया। आते ही उसने बंदूक तानी अपने कंधे पे रखी और एम करके वो मेरे को फायर कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, जागोरा का साइया मार सके ना कोई, वही कहानी थी। जहां पे मैं हाथ डालता हूं, मेरे शेरा वाली माँ का नाम लेता हूं और उधर ही मेरी बंदूक, मेरे VZ58 मेरी जो थी मेरे हाथ में आती है। और जैसे मैंने, क्योंकि हमको पहले से आदत है, क्योंकि हमने कभी एम करके कभी फायर नहीं किया, हमको मालूम है जिधर हम देखेंगे वहां पे हम फायर हमारा टारगेट पे ही पहुंच जाएगा। जैसे ही मैंने उठाया और मेरे टारगेट उसको ऊपर देख रहा हूं मैं, और मैंने अपनी बंदूक की ट्रिगर ऑन किया और उसको उधर ही नीचे से ऊपर तक फाड़ दिया। वो आके मेरे ऊपर गिरा। मेरे ऊपर गिरने के बाद मैं थोड़ी सी एक साइड ले ली, करवट ली और दूसरी एक गोली मारी उसकी दिमाग में और उसका भेजा कर दिया आउट। उसके बाद मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोलता हूँ, सर मुझे गोली लगी है, साथ ही साथ मेरे दूसरे साथी को भी गोली लगी है। और इतने में कमांडिंग ऑफिसर जो है मेरे इम्फाल में थे, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर भेज दिया। हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर वहां हमारे ऊपर आ रहा है, हमको पता लग रहा है, और ऊपर से आतंकवादियों ने उसके ऊपर फायर करना शुरू किया। तब तक मौसम दोबारा खराब हो गया, बादल आ गए और ब्लैकआउट पूरा हो गया। हेलीकॉप्टर कम से कम 1.5 घंटे तक घूमता रहा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने नहीं दिया और बादल होने की वजह से उनको कुछ नीचे दिखाई नहीं दिया। तो फिर ऐसे में आतंकवादियों ने उस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करना शुरू किया
और शाम के 5 बजे थे। उन्होंने फिर बोला अभी इसके बाद रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होना शुरू ही हो गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी अंधेरा शुरू हो जाता है। और ऐसे में हेलीकॉप्टर ने बोला, हेलीकॉप्टर के अंदर जो पायलट थे उन्होंने बोला इनको सुबह तक बचा के रखो, जब फर्स्ट लाइट हो जाएगी तब हम इनको इवैक्यूएट करके इम्फाल लेके जाएंगे। और वो सारी रात मुझे फिर उस जंगल में निकालनी पड़ी। मेरे साथियों ने मुझे वहां से निकाला, एक नाले में लेके गए। उन्होंने अपने बदन के पूरे कपड़े निकाले, उन्होंने चेक किया कहाँ कहाँ गोलियां लगी है। पेट के अंदर जो गोलियां थी, जो 2 बुलेट थे वो पूरे अंदर ही थे, वो बाहर नहीं निकले क्योंकि मैं जमीन के ऊपर लेटा हुआ था, तो गोली को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। वो पूरे दोनों बुलेट मेरे पेट के अंदर ही रहे। तब तक मेरे साथियों ने पूरा साफ करके देख लिया तो लेफ्ट पैर तो पूरा पिंडरी का इतना जितना भी हिस्सा था वो पूरा गोलियां निकाल के लेके गए थे। पंजे को नीचे कुछ नहीं हुआ। राइट पैर में पूरा कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था, पूरी हड्डी क्रैक हो गई थी, कंपाउंड हो गई थी, बिल्कुल धराते की तरह कट गया था वो। और ये पेट की आंतड़ियां बाहर थी। तब तक उन मेरे साथियों ने मैं उसको बोला कि उधर से 2 डंडे काटे उसने, और मेरा राइट पैर है उसको स्प्लिंट किया, बिल्कुल सीधा कर दिया, खड़ा कर मतलब सीधा करके उसको लेस निकाली बूट की और वहां पे उसने बांध दिया उसको। लेफ्ट पैर का पूरा मांस निकाल के लेके गए, हड्डी निकाल के लेके गई थी, मांस बीच बीच में बचा हुआ था और पूरा खींच के तनाव सा हो रहा था। तो मुझे उसकी बहुत तकलीफ हो रही थी और ऐसे में खून ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और मैं अपने साथियों को बोल रहा हूँ तो इसको काट दे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो मांस बचा हुआ है और नीचे पंजे को तो कुछ हुआ नहीं, जैसा ही मैं पैर इधर करता हूँ तो पूरा मांस खींचा जा रहा है। तो बोले इसको काट ताकि कम से कम ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और बांधोगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। तो उसने बोला सॉरी सर मैं नहीं कर सकता ये। फिर मैंने जिस आतंकवादियों को काटा था उसी कुकरी से मैंने अपना पैर घुटने से अलग कर दिया। फिर मैंने मेरे साथी ने उसको फर्स्ट एड किया। फिर पेट की आंतड़ियां जो बाहर झूल रही थी उसको अंदर डालने की कोशिश की, उसको साफ किया, अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंदर गई नहीं। फिर उसके ऊपर उन्होंने बनेन से बांध के टाइट बांध दिया और वो मॉर्फिन का इंजेक्शन देते रहे। सारी रात मॉर्फिन का इंजेक्शन चलता रहा और ये रात हमने कैसी तो निकाली। और ऐसे में जब मेरे साथी जब फायर कर रहे थे मैं उनको ऊपर कमांड कर रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ फायर के ऊपर कंट्रोल करो, नहीं तो क्या करेंगे ये, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर उसके नजदीक है, वहां से उनके पास फौज तो आतंकवादियों की तो दोबारा वापस आ जाएंगे वो, लेकिन हमारे पास हमारी क्यूआरटी जो है आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 6 दिन चलने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे थे। और जब भी अगर वो निकलते बाय एयर तो निकल नहीं सकते थे क्योंकि रात में एक कोई सुविधा थी नहीं उधर तक पहुंचने की, और मौसम तो बिल्कुल खराब था, बारिश लगातार हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर कंट्रोल रखो, और मेरे साथियों ने भी वही किया। आराम से एक दो ऐसे कि फायर में चारों तरफ वो फायर करते रहे और वो रात हमने सारी निकाली। तब तक क्या हुआ, रात के 1-2 बजे के करीब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। कान से खून, नाक से खून और आंख से भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। और अंदर पेट के अंदर जो जैसे जैसे सांस ले रहा हूँ बुलेट ऊपर हार्ट की तरफ चढ़ रहे हैं, और ऐसे में लगा था अभी तो कुछ कट रहा है अंदर पेट की तरफ। तो मेरा साथी बोलता है सर अभी नाक से सांस मत लेना, मुंह से लो और मुंह से छोड़ो। तो वही शुरू किया। फिर तब तक सुबह 7 बज गए, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से हमें इम्फाल लेके गए। इम्फाल से पेट की गोलियां निकाली गई और वैसे ही दोबारा हमको हेलीकॉप्टर में डाल के 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए चले गए। और गुवाहाटी में जाने के बाद 6 दिन के लिए मैं कोमा में चला गया। तब तक डॉक्टरों ने क्या किया कि मेरी पूरी आंतड़ियां थी वो निकाल दी, उधर आर्टिफिशियल लगा दी। ये मेरा राइट पैर में वो जो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था उसने वो हड्डी निकाली, वहां पे पूरा रॉड डाल दिया। लेफ्ट पैर में जितना भी खराब हो गई थी मेरा जो पैर की जो नसें उनको काट के उन्होंने ठीक कर दिया उसको बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो काटा था कुकरी से काटा था, कोई उसका ये तो था नहीं। तो फिर उन्होंने बिल्कुल लेवल में काटा उसको, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। और ये जब बात महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पता चलती है तो 26 जनवरी 2006 में मुझे महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब शौर्य चक्र से सम्मानित करते हैं। देखो मान सम्मान सभी का होता है,
लेकिन मेरे साथ कुछ थोड़ा अलग हुआ था। जैसे ही गैलेंट्री अवार्ड अपने छाती के ऊपर लगाया और हम एक चाय पानी का एक रीत है, चाय पानी के लिए सब जाते हैं और चाय पानी के लिए जब हम जा रहे थे तब तक एक पीछे से हाथ आता है, कंधे के ऊपर हाथ आता है और वो घूम के जब आगे सामने देखते हैं वो हाथ था महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, और वो पूछते हैं कि आप मेरे साथ डिनर करोगे। और बोलते ना कि भगवान मेरे सामने खड़ा था और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, गले से आवाज बंद हो गया था और बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं लेकिन आवाज नहीं निकल पाया। लेकिन तब तक उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल जे सिंह साहब वो पीछे से आते हैं और बोलते हैं, अरे सुर्वे साहब काहीतरी बोलतायत। मतलब वो क्लियर मराठी बोल सकते थे क्योंकि मराठा रेजिमेंट के वो साहब थे। और जब वो उन्होंने बोला तो मैं अभी उनको किस भाषा में बोलूं कि मुझे अभी मेरा आवाज ही नहीं निकल रही है पेट से, क्योंकि गला बंद हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा भगवान मेरे सामने है और वो पूछ रहे बता बंदे तेरी रजा क्या है। और ऐसे में यस मतलब पेट से आवाज निकाली यस सर, और वो रात महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ जो है भोज का आनंद हमने लिया। और वो आनंद ऐसा था कि जब भोज के लिए जब हम बैठे थे, खाने के लिए जब बैठे थे, जाते जाते उन्होंने एक शब्द हमारे लिए बोल के गए कि जिस वास्तु के नीचे आप बैठे हो वो वास्तु 24 घंटे में एक बार तथास्तु बोलती है, और उस तथास्तु में अगर आप देश के बारे में सोचोगे तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। पता नहीं वो वास्तु में जब तथास्तु बोलेगी वो टाइम क्या होगा। और इसी को मैं जीता हूं कि हमेशा देश के बारे में सोचता हूं, हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता हूं। और आप हमें देखने वाले बवंडर के सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, जो आप देख रहे हो आप भी वही है कि एक बात याद रखना कि हमेशा देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो, राष्ट्र प्रथम के बारे में सोचो। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे आशा करता हूं। और आपने बवंडर के जितने भी देखने वाले हमारे साथी है, जब भी हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथी है, उन्होंने हमें जब ये यहाँ पे बुलाया, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, सिर्फ मुझे इतना आनंद हो गया क्योंकि हम आपको तो अच्छी तरीके से जानते हैं। और आगे क्या बोलूं, बोलने के लिए बहुत बातें हैं। कभी और जगह सही जगह पे आके आपसे पूरी दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे पूछेंगे सुरभि साहब, सबसे पहले आंखें भर आई हमारी, वीरता आपके रक्त में दौड़ती है सुरभि साहब। आप भारत माता की लाल है, दुश्मनों को आपने लाल किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 2-3 सवाल है, अग्निवीर पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अभी अग्निवीर का जो ये चल रहा है, अग्निवीर क्योंकि अभी अभी हमने 26 जनवरी से 15 जनवरी को आपने देखा अग्निवीर में से भी एक सेना मेडल हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितने भी बंदे हैं, अरे एक बार आके तो देखो। आप बाहर से तो बोलने वाले तो बहुत से बोलेंगे अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, मगर आप अग्निवीर में आके तो देखो। अगर अग्निवीर आते हो ट्रेनिंग करके तो देखो, अगर ट्रेनिंग करी तो आगे पास आउट करके तो देखो, अगर पास आउट किया तो देख लो देश सेवा कैसी होती है। देश सेवा सिर्फ किसी के बोलने से, किसी से कहने से नहीं होती, देश सेवा होती है अपने आत्मा से। और जब हम अपने आत्मा को समझाएंगे कि मैं देश सेवा के लिए ही आया हूं, तो आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि माता आपको बुलाती है देश सेवा करने के लिए। ये तिरंगे के प्रति हर एक का फर्ज बनता है कि चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे अपने बाकी के सैनिक हो या बाकी कोई भी सेना हो, आपका कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति कि मैं अपना कुछ ना कुछ दे सकूं। एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है 2 दिन पहले, अजीत पवार प्लेन क्रैश में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, एक्सीडेंट हो गया उनका। आप उनसे मिले थे और अगर कुछ यादें आप शेयर करना चाहें हमसे? बहुत मतलब मेरे दिल से, तहे दिल से उनके प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले। और अजीत दादा जैसा व्यक्ति, क्योंकि हमें मेरा 2 बार उनसे मुलाकात हुई है और जब भी हम मिले हैं उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम करके तभी वो आगे चले गए। क्योंकि एक बार उनके अंदर थी कि जब भी वो देखेंगे ना किसी को भी, अगर एक बार उनके अंदर वो दिमाग के अंदर वो नाम बैठ गया ना, वो कभी भूलेंगे नहीं। वो भी वही बोले थे, सूर्य साहब आप आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये उनकी जो कोई बातें थी कि
जब भी हमने मतलब 2 बार मैं उनके स्टेज पे बैठा हूं और 2 बार उनका हमारे के साथ सहयोग हुआ है और ऐसा लगा कि आज मेरे घर का परिवार का कोई सदस्य गया है और ये जो त्रुटि है महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की है, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसा करता है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हम तो चलते हैं कि जो इंसान किस प्रकार का था, उसने अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए और जो भी उनके संसद अधिकारी में जितने भी आते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान था ना उसके बारे में बहुत आले दर्जे का था और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, यही भगवान से कामना करता हूं। देश के दुश्मनों को तो आपने उनकी कब्र सजा दी बहुत अच्छे से सुरभि साहब। देश में जो जयचंद है उनको ठीक करने के लिए, सबक सिखाने के लिए कभी मौका मिला तो राजनीति में आएंगे आप? सॉरी सर, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं तिरंगे का सिपाही हूं, क्योंकि ऐसी ऑफर तो हमें 2-3 बार आ ही चुकी है, मगर मैंने उनको बताया है, जो भी पॉलिटिक्स वाले थे उनको मैं सबको बताया, क्योंकि किसी पार्टी का चोला लेके मैं घूमूं तो इससे अच्छा मेरा तिरंगा मेरे साथ रहेगा, मरते दम तक मैं तिरंगे का सिपाही बनना चाहता हूं। सुरभि साहब, खाली आपकी बातें और शौर्य है, यहाँ के बच्चे जीवन में उतार लेना, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुश्मनों को समाप्त करने में वो पर्याप्त हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये, देश एक सेंसिटिव माहौल से गुजर रहा है, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में भी हो रही है। एक ऐसा समय आया था 2025 में जब देश ने आपको सबसे ज्यादा मिस किया था, वो समय था ऑपरेशन सिंदूर। क्या विचार थे आपके इस पे? सर, देश ने मिस किया जरूर था, लेकिन मैं अभी भी भारतीय सेना में कार्यरत हूं। मेरा यूनिट अभी आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डेपो कांदिवली में स्थित है और यहाँ से जो भी कार्यवाही होती है, हमारे कमांडेंट है, कमांडेंट के साथ मिलके हमारी बातें होती रहती है। और इतना ही था कि हम किसी बॉर्डर पे जा नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी सामग्री लगती है दवाइयों की, वो हमारे पास बिल्कुल 101% हमें उसके तैयारी में थे। हमने कभी उसके पीछे आगे पीछे नहीं किया। हमारा यूनिट जो अभी FMSD कांदिवली है वो बिल्कुल कार्यरत था, तत्पर था। सुरभि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप हमेशा हंसते रहिए। एक बात मैं आपसे कहूंगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए अपने लाइफ में, लेकिन जब भी मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो वीरता है उसमें वृद्धि होती है। ये इंटरव्यू ना सिर्फ आप देखिएगा बल्कि कोशिश कीजिएगा कि आप जीवन में उतारें। बतनगढ़ न्यूज के लिए मैं अमित सारस्वत।